स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोशल साइंस एकेडमी में। मैं हूँ विनोद रोशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रिव्यू किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं और क्या इस चैप्टर की थीम जाने वाली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनको स्टडी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके आंसर ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। यदि आपको क्वेश्चंस की बेहतर समझ है तो आप इजीली अपने शब्दों के माध्यम से, अपने माध्यम चाहे जो भी है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यदि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने में फिर कोई डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आ सकते। तो वैसे तो एसएसटी के अंदर प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपको 100+ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमने फोकस करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो बिना टाइम खोए हुए चलिए हम टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने का इनको प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जा रहा है, जैसे कि हमारे पास जोसेफ मैथ्सनी का जा रहा है। जोसेफ मैथ्सनी कौन था, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जोसेफ मैथ्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी मतलब ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने में सक्षम होते हैं। तो वो एक क्रांतिकारी था और इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ और फिर उसने 2 महत्वपूर्ण संगठन भी बनाए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। और इन गुप्त संगठनों के माध्यम से वो देश में एकता का प्रचार प्रसार करना चाहता था, देश में यूनिटी का प्रचार प्रसार करना चाहता था। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था इटली, और जो उसकी यूनिफिकेशन में काफ़ी बाधक थी। चाहे रोम की बात कर लें या सिसिली की बात कर लें, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। और इतना ही नहीं, इटली के अंदर कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, चाहे वो फ्रांस है या उसके पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी इंटरफेयर किया करते थे। तो जब तक इटली को एक राष्ट्र के रूप में नहीं बनाया जाता था तब तक इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। तो उससे एकीकृत करके एक व्यापक राष्ट्र और गणराज्य बनाने का उसने प्रयास किया। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए। प्रोत्साहन मिला इससे दूसरे देशों को भी। मैथ्सनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। राजा अत्याचारी होते थे, निरंकुश हुआ करते थे, वो जनता की बात को नहीं सुनते थे, जनता के पैसे को वेस्टेज किया करते थे। तो उसने राजतंत्र का विरोध किया और गणतंत्र यानी कि जनता के शासन या लोकतंत्र की उसने वकालत की। और जितने भी रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी परंपरा मतलब एक ऐसी जो परंपरा चली आ रही है, एक राजा है, राजा का उसका बेटा है, उसका बेटा है, एक रूढ़िवादी जो व्यवस्था चल रही है, उसने उसका विरोध किया। 1807 में जिनेवा में उसका जन्म हुआ। वह एक इटली क्रांतिकारी था। 2 संगठन उसने बनाए, यंग यूरोप और यंग इटली। देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को पनपने का प्रयास किया, देश में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया, राजतंत्र का घोर विरोधी था और देश को एकीकृत करना उसका मुख्य काम था।
ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। मैटरनिक कौन था? मैटरनिक एक रूढ़िवादी व्यवस्था, जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड था। कंजर्वेटिव मीन्स कि जो एक परंपरा चली आ रही है, न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि परंपरावादी जो नीति है उसको वो ध्वस्त करना चाहता है और लोकतंत्र का वो विरोध करता है। तो जो है ना, ये इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जोसेफ मैथ्यूस के बारे में। आगे बढ़ें तो हम काउंट कैमिलियो दी कावूर की बात करते हैं। कावूर नाम ही बड़ा जबरदस्त है। ये नाम सीधा सीधा इटली को एकीकृत करने का जो जिम्मा था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कावूर की थी। ये कावूर एक तरह से इटली के जो डिज़ाइन है, इटली का जो डिज़ाइन है उसकी स्वतंत्रता का, उसकी लिबर्टी का, तो इसने ही डिज़ाइन किया था, कावूर ने उसको डिज़ाइन किया था। और कावूर सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री था। उसका न तो जनतंत्र में विश्वास था और ना ही वह क्रांतिकारी था। वह इतावली भाषा से अच्छी फ्रेंच बोलता था। फ्रेंच के साथ सार्डिनिया पिडमांट की एक कूटनीतिक संधि के पीछे कावूर का ही हाथ था। इस संधि के परिणामस्वरूप 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ऑस्ट्रेलियाई सेना को हराने में सफल रहा। कहने का भाव ये कि एक मंत्री था और इस मंत्री ने देश के एकीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई। तो इसके लिए आप इतना ही लिख सकते हैं कि जो काउंट कैमिलियो दे कावूर है, वो सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल का मंत्री था और वह ना तो कोई क्रांतिकारी था और ना ही कोई शासक। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप, उसके प्रयास इटली को एकीकृत करने में अवश्य उसका योगदान माना जाता है। संधि, क्योंकि वो एक मंत्री था तो उसको दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफ़ी मजबूती मिली। काफ़ी चालाक था वो, चातुर था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था। इसके दम पर इटली ने अपने आप को बैलेंस किया और आज़ादी का मार्ग हुआ। आगे हम बात करें तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध की बात कर लेते हैं हम। यूनान यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और यूनान अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ये जो है ना, कभी गुलाम हुआ करता था ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर एक बड़ा पुराना एम्पायर रहा है, जब 5वीं शताब्दी में उसका उदय हुआ था और मुस्लिम साम्राज्य है ओटोमन एम्पायर। तो वो यूनान था, वो उसके अधीन रहा, उसके अधीन था। लेकिन यूनानी हमेशा अपने आप को एक अलग कल्चर का समझते थे, क्योंकि विश्व की कल्चर में, विश्व धरोहर में उनकी सोच का, उनके दर्शन का, उनके फिलोसफी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो अनेक राष्ट्रवादी यूनानी निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन निर्वासित यूनानियों को यूरोप के बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त था। ये लोग यूनान की प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसी समय यूनानी कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर इस देश की प्रशंसा की। उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध अपने संघर्ष में जनमत भी तैयार किया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा करके युद्ध तक में यूनान का जो मदद की और वहाँ 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और अंततः 1832 में कस्तूनिया की संधि हुई और इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया। कहने का भाव ये है कि यूनान के प्रति हमेशा यूरोपवासियों ने, यूरोपवासियों का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, ये लोग यूनान के प्रति सिंपैथी रखते थे और उन्होंने, इन देशों ने मुस्लिम एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के ऊपर प्रेशर बनाकर यूनान को स्वतंत्र कराने में काफ़ी मदद की। इसका उदाहरण एक कवि के माध्यम से देना चाहता है। जो कवि है वो लॉर्ड
बायरन है, अंग्रेज कवि है, वो इसने यूनान के बारे में लिखा, यूनान पे हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा। तत्पश्चात जाकर जो है ना समर्थन मिलने के बाद एक नई क्रांति वहाँ पर आती है और यूनान जो है ना 1832 की कस्तूनिया की संधि के बाद आज़ाद हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या फ्रैंकफर्ट संसद क्या है। देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र से है और 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन प्रदेशों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। तो 18 मई 1848 को जर्मन राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि 831 प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं और वहीं पर जो जर्मन के लिए संविधान बनाना है, संविधान का प्रारूप क्या हो, इस पर डिस्कशन करने के लिए वहाँ पर सेंट पॉल चर्च में लोग बैठते हैं। यह संसद सेंट पॉल चर्च में हुई। इस संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की। राष्ट्र अध्यक्ष का पद पर्शा होता है। पर्शा का मतलब यहाँ पर जर्मनी से है। पर्शा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की। इस संसद के अधीन रहना, इससे उसे संसद के अधीन रहना, यानी कि राजा को अब संसद के अधीन काम करना पड़ता है। क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम है, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें यही बताया गया कि राजतंत्र के विरुद्ध बगावत ही जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रति एक सहानुभूति है। और यहाँ पर भी राजा है, राजा निरंकुश न छोड़ा जाए, बल्कि राजा को संविधान के अनुसार काम किया जाना चाहिए या संविधान के अनुसार राजा काम करे। संविधान के अनुसार राजा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास वहाँ पर किया गया, परंतु उसने यह पेशकश ठुकरा दी। उसने उन राज्यों का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहाँ जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का वर्चस्व था। इन वर्गों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। अंततः वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाकर संसद को भंग कर दिया गया। इतना आपने नहीं लिखना है, आपने केवल ये ध्यान रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का संबंध सीधा सीधा जर्मनी से है और इस संसद का बुलावा, ये जो इसका सम्मेलन है वो 18 मई 1848 को हुआ, सेंट पॉल चर्च में हुआ। 831 विभिन्न जर्मनी के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए 831 प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल किया। इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। राजा को संसद के अधीन काम करना था, लेकिन राजा ने इस पेशकश को नहीं माना। अंततः जो है ना राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद को भंग करवा दिया। बस इतना काफ़ी है। आप इसको अपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसकी आप इसमें काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या रही। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की अपनी विशेष भूमिका रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। विभिन्न राजनीतिक जो संगठन है वो बनाए, समाचार पत्र निकाले, राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला। काफ़ी लंबा समय लगा वुमेन को अपनी जो अधिकार को प्राप्त करने में, लेकिन प्रारंभ कम से कम जो है ना ये स्टार्टिंग थी महिलाओं के विकास की ओर, महिलाओं के राजनीतिक सफ़र की ओर। तो सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में उन्होंने केवल एक छूट दे दी गई थी कि वो कम से कम जो है ना दर्शक दीर्घा में बैठ के उस प्रोग्राम को देख सकती हैं। जब भी आप फ़ोटो देखोगे, आप किताब के अंदर फ़ोटो देखना, अपने टेक्स्ट जो आपकी बुक है वहाँ पर जो सेंट पॉल जो फ़ोटो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, तो दर्शक दीर्घा के अंदर आपको महिलाएं खड़ी नजर आएंगी। ये प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि इस समय तो जो है ना विभिन्न जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं आपके, वही जो है ना
तरस रहे हैं लिबर्टी को लेकर, तो ये अधिकार वगैरह की बातें तो बड़ी दूर की बातें हैं, लेकिन महिलाएं जो है ना सक्रिय होना शुरू हो गई थी, और इसी कितना इस पर आप लिख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है आपके लिए वो है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या क्या कदम उठाए, ये प्रश्न आने वाला होता है। बिल्कुल आ जाता है, और हरियाणा बोर्ड के अंदर तो बहुत आता है, CBSE के अंदर भी आ जाता है। नथिंग वरी अबाउट इट, नो प्रॉब्लम अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग्स टू CBSE, just they understand me what I'm saying in English. In Hindi I'm giving my lecture in Hindi, but easily I consider that those students who belong to CBSE, they can easily understand me, and they can convert their feelings, they convert their ideas into English easily without any problem, if they follow me like that, because I'm explaining question in a very easy way and very simple way. Uh, so you can say that second question of the chapter, what was the step taken by the revolutionaries, French revolutionaries, to create a common identity among French people? So इस तरह से आप इसके आंसर को आप बता सकते हैं। जैसे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। पहली बात है, बहुत से 5 से 7 पॉइंट इसके हैं आपके पास, तो कोई भी आप 5 से 6 इसके अंदर लिख कर बड़े अच्छे तरीके से लिखने का तरीका आपको होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आने वाला प्रश्न है, चलिए समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप है जो फ्रेंच के रेवोल्यूशन ने उठाए, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उठाए फ्रांसीसी लोगों के बीच एकता का भाव पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने पितृभूमि या नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुँचाया, और दूसरा क्या है कि क्रांतिकारियों ने एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना जो तिरंगा था। इस झंडे ने पुराने राष्ट्रीय झंडे की जगह ली, और ये कहने का मतलब कि देश के लिए एक झंडा चुना गया, तिरंगा झंडा चुना गया, और लोगों को यूनाइट करने के लिए पितृभूमि यानी कि हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, ऐसा भाव लोगों के बीच दिया गया, और ताकि कहने का भाव ये कि जो भाईचारे, आपसी भाईचारे पर जोर देने का प्रयास किया गया लोगों के बीच में। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों का एक समूह द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। स्टेट जनरल क्या था, ये एक तरह की फ्रांस की जो जैसे हमारे यहाँ पर संसद है, तो ठीक वैसे वो स्टेट जनरल वहाँ पर काम किया करती थी, और उसका नाम, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया कि यहाँ पर सक्रिय सदस्यों का मतलब क्या है, जिनको वोट देने का अधिकार है, उनको हम सक्रिय एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। आगे देखिए, क्रांतिकारियों द्वारा शहीदों का गुणगान, राष्ट्रीय गीत और शपथों ने भी राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। गुणगान यानी कि जो आपके पेट्रियोट्स हैं, आपके जो नेशनल सॉन्ग्स हैं और जो ओथ्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। देखो, हम भी, आपने देखा होगा बच्चों की जब देश का जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम बजते हैं, तो हमें भी देश की भावना जो है ना वो भर जाती है। तो ये उस समय के सिद्धांत थे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, किस तरह से देश के निर्माण को आगे लेके जाए, किस तरह से सोई जनता को जगाया जाए। जो काम राष्ट्रगान, राष्ट्र संघ आज भी कर रहे हैं, वो काम उस समय उन्होंने वहाँ पर लागू किया, ताकि देश में एकता का भाव हो, और जो राष्ट्रवादी, जो एक मोनार्की सिस्टम है, जो एक राजतंत्रीय व्यवस्था है, उसके विरुद्ध लोग एकत्रित हो सकें और देश को यूनाइट कर सकें। ये बात, इसके पीछे का ये कारण है। अगला पॉइंट जा रहा है, क्रांतिकारियों एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, इसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों को एक समान कानून के दायरे में ला दिया। यानी कि एक प्रशासनिक, पूरे देश के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था। जब तक एक देश एक दूरी में नहीं होगा, एक सिस्टम के अंदर काम नहीं होगा, तब तक वो देश विकास नहीं कर सकता। तो पूरे देश के अंदर एक शासन व्यवस्था को बनाया गया, और सभी के लिए एक सा कानून लागू किया गया। कोई देश तब तक डेवलप नहीं कर सकता, जब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, तब तक एक नहीं हो सकता, जब तक कि एक समान कानून सब पे लागू ना हो। इससे पहले की स्थिति हम देखें तो फ्रांस में एक समान कानून लागू नहीं थे। लुई 16 की बात कर लें, या फिर उसके बाद के दूसरे राजाओं में बात कर लें, जहाँ पर बगावत का सूर लगातार बदलते रहे हैं, वो एक कानून नहीं था। देश के एक भाग में दूसरा कानून है, दूसरे भाग में दूसरा कानून है। तो इस तरह से लोगों ने, जब तक ये कानून एक नहीं होंगे, तब तक देश एक नहीं हो सकता, तब तक एक देश राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए ये ज़रूरी था, और एक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया। पूरे देश में मापतोल की एक समान प्रणाली लागू की,
जो भी आपका माप तोल है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग था, तो माप तोल की प्रणाली एक सी बनाएगी। और आयात निर्यात, जितने भी देश के अंदर सभी प्रकार के आयात निर्यात जो कर थे वो समाप्त कर दिए गए। क्या होता था कि एक राज्य में देश के एक पार्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स, दूसरे पार्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स, तो टैक्स की समस्या है वो देश एक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आयात और निर्यात के ऊपर जो देश के अंदर टैक्स लगा करते थे अपने, तो उनको हटा दिया गया और एक रास्ता साफ किया गया देश के एकीकरण को लेकर। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर पूरे राष्ट्र में एक फ्रेंच भाषा में जोड़ दिया गया। जैसे हमारे यहाँ पर देश को एकीकृत करने वाली हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, ठीक उसी तरह वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया ताकि यूनाइट हो। इनमें से बच्चों कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट आप चुन सकते हैं और इन 5 से 6 पॉइंटों के माध्यम से आप उसको लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में देश में सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए, कॉमन आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, आप इसमें डाल सकते हैं। ईजिली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आ रहा है कि मारियानो और जर्मेनिया कौन थे और उनका क्या महत्व है। देखो, बड़ा ही एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको छोटा सा, कि क्लास में जब मैं होता हूँ तो बच्चे को जो बताते हैं पहले मैं समझाता हूँ कि चैप्टर क्या है, मारियान कौन है, जर्मेनिया कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मारियान या जर्मेनिया, वो लिखते हैं कि एक औरत है, एक लड़की है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप ध्यान से सुनना कि मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। ये कोई जीवित नारी नहीं है, उनकी नारियों का एक प्रतिरूप है, एक बनाया गया कि इमेजिनेशन है, एक कलाकार की इमेजिनेशन है। मारियान का जो संबंध है वो सीधा सीधा फ्रांस से है। मारियान फ्रांस, जर्मेनिया जर्मनी। कन्फ्यूजन होता है बच्चों की, मारियान को वो जो है ना जर्मनी का लिख देते हैं, जर्मेनिया को फ्रांस का लिख देते हैं। मारियान का संबंध फ्रांस से है और जर्मेनिया का संबंध जर्मनी से है। और ये क्या थी? ये एक नारी रूपक है, यानी कि कोई जीवंत स्त्रियां नहीं थी। ये इन देशों में जिस प्रकार से भारत में भारत माता है, भारत माता कोई जीवित नहीं है, कोई नारी नहीं है जो हमें दिख रही है। एक लोगों के अंदर अपने देश के प्रति मातृत्व का भाव पैदा करने के लिए, देश के प्रति लगाव और प्यार और सहानुभूति बनाए रखने के लिए ये एक प्रयास किया गया है, एक चित्र बनाया गया कलाकार के द्वारा जिससे हम नतमस्तक हो जाएं। ठीक उस समय इन चीज़ों की ज़रूरत थी फ्रांस जर्मनी को, क्योंकि वहीं से राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये जो व्यवस्था है ये पूरी दुनिया में फैलती नजर आती है। तो क्या किया कि वास्तव में 18वीं और 19वीं सदी के में कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीय रूप देने का प्रयास किया, उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। फ्रांस में 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी, उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होती रहे। आपने देखा होगा जब भी आपका शहीदी दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है या 15 अगस्त का मौसम जो समय होता है, तो उस समय बड़ी टीवी पे देखते होंगे आप, एक औरत होती है, शेर होता है, पीछे जो है ना